वेलकम 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 टू उदय आईएससी। क्या हाल चाल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी वन शॉट सीरीज और हम आ गए हैं आपके ज़ूलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फिर उसके बाद लंग्स के बारे में पढ़ना है, लंग्स कैसे काम करती हैं। फिर उसके बाद पार्शियल प्रेशर वाले टॉपिक्स आ जाते हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो अंदर कैसे जाएगी, टिश्यूज तक कैसे जाएगी, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद कुछ कर्व्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर खत्म। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वन शॉट होने वाला है, वन शॉट, ठीक है। तो टॉपिक्स तो हम यहाँ क्या ही लिखे, इट इज गोइंग टू बी अ वन शॉट, ठीक है। ये भाई हमारा एक नारा है कि हम रट्टे नहीं लगाएंगे, इजी कॉन्सेप्ट से हेलो हाय रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले टू द पॉइंट, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं। भाई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, पानी में रहता है, लैंड पर रहता है, हाइबरनेशन करता है, एस्टिवेशन करता है, जो हमने फ्रॉग में पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करूं तो वो हैबिटेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। भाई ऑर्गन्स हैं भी सही, ऑर्गन्स भी तो होने चाहिए ना इसके पास, रेस्पिरेशन करने के लिए सारे ऑर्गन्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। सो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे हमारे स्पंजेस आ गए, सीलेंटेरेटा आ गए, उनके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है। बेचारों के पास सिर्फ सेल्स हैं, कोई ऑर्गन्स नहीं आए, तो नॉर्मल बॉडी सरफेस से ही बेटा रेस्पिरेशन कर लेते हैं, गैसेस ले लेंगे और CO2 को बाहर भेज देंगे। तो इसको हम सिंपल डिफ्यूजन मेथड भी बोल सकते हैं। फिर अगर मैं एनिलिडा की बात करूँ तो एनिलिडा में आता है उनकी मॉइस्ट स्किन, जिसमें अर्थवॉर्म आता है। तो अर्थवॉर्म के पास उसकी जो स्किन है बेटा उसी से रेस्पिरेशन हो जाती है, उसको हम क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, हेंस द स्किन हैज अ नेम क्यूटिकल। अब ये जो यहाँ पर डब्बा है ये है पूरा आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा में मैक्सिमम स्पीशीज होती हैं, तो उसके अंदर अलग अलग क्लासेस के हिसाब से हमने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं क्रस्टेसिया की बात करूं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, इनके पास बेटा ब्रैंकियल गिल्स होते हैं, पानी में रहते हैं तो गिल्स काम करेंगे। देन अरेक्नेडिया, ARACH, NADIA, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियो, ये लैंड पर रहते हैं तो इनके पास बुक लंग्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिम्यूलस की बात करो, ये भी एक आर्थ्रोपोडा है, पानी में रहते हैं तो उसके पास बुक गिल्स होंगे। उसके बाद इंसेक्टा की बात करें तो इनके पास तो पूरा ट्रैकियल सिस्टम है, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, यहाँ से एयर अंदर जाती है और अंदर ट्रैकियल नेटवर्क में एक्सचेंज हो जाती हैं गैसेस। मोलस्का के अंदर हम बात करें तो इनके पास टिनिडियम गिल्स होते हैं ना, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जो मेंटल कैविटी में पड़े हुए होते हैं। देन हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सारी मछलियां हैं, इनके अंदर बेटा गिल्स होंगे, है ना। तो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन को टारगेट करेगा। अब हम ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। द वर्ड पल्मोनरी इज फॉर लंग्स। ये एक NCERT का डायग्राम है और यहाँ से आपको लंग्स के बारे में बहुत सारे ओवरऑल चीजें पता चल जाती है। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, हमारे जो लंग्स है वो थोरासिक कैविटी में पड़े हुए हैं। लंग्स के बाद खुद की कोई मसल्स नहीं होती, ये थोरासिक कैविटी से चिपके हुए होते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो पूरी थोरासिक कैविटी बाहर की तरफ उठती है और अंदर की तरफ आती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी विंड पाइप है, विंड पाइप लेफ्ट राइट दोनों लंग्स के अंदर जा रही है, इसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। दोनों लंग्स के बीच में जो एरिया होता है दैट इज योर मिडियास्टिनम। मिडियास्टिनम में हार्ट पड़ा हुआ है। जो लेफ्ट वाला लंग्स है ना बेटा, उसमें थोड़ा सा एक डिप्रेशन, एक गड्ढा होता है, क्योंकि हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। तो ये जो डिप्रेशन है इसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। अगर मैं लंग्स की कवरिंग की बात करूं तो आगे से यहां पर हमारे पास स्टर्नम होती है, स्टर्नम से रिब्स निकल रही होती हैं। तो फ्रंट से प्रोटेक्शन की बात करें तो स्टर्नम और रिब्स, साइड से प्रोटेक्शन की बात करें तो रिब्स ही जा रही हैं। पीछे से अगर बात करें तो पीछे थोरासिक वर्टिब्रे है, थोरासिक वर्टिब्रे से भी रिब्स कनेक्टेड है। नीचे से अगर हम बात करें पोस्टीरियर साइड से, तो नीचे लंग्स के नीचे डायाफ्रामिक मसल पड़ी हुई, राइट। तो इस तरीके से हमारे लंग्स की प्लेसमेंट होती है। चलो अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं शुरू से कि हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट हो। देखो यहां से अगर हम कोई बंदा बना ले तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बेटा इसकी ओरल कैविटी है और यहां से इसकी नेजल कैविटी स्टार्ट हो रही होगी, जो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही होगी। सो यहां पर सबसे पहले होंगे एक्सटर्नल नेयर्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जहां से बेटा एयर अंदर जाएगी, नाक के छेद की बात हो रही है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि ये बाहर की तरफ है। फिर उसके बाद ये नेजल कैविटी है, नेजल
कैविटी, नेजल कैविटी से यार अंदर गई, ये है ओरल कैविटी। फिर यहां पर कॉमन रास्ता आता है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। अपने नोट्स खोल लो, उसमें देखो फेरिंग्स के भी 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हुए हैं। जो नाक के पास है नेजोफेरिंग्स, जो माउथ के पास है ओरोफेरिंग्स, फिर जो लेरिंग्स के पास है लेरिंजोफेरिंग्स। नीचे आ जाओ, फेरिंग्स अगर नीचे आएगा तो यहां से हमारी विंड पाइप स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा लेरिंग्स है, लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ये पूरा कार्टिलेज से बना हुआ एरिया होता है। नीचे आ जाओ, ये क्या है, विंड पाइप ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, 10 से 12 रिंग्स होंगी बेटा यहाँ पर, ठीक है। लेरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, और यहाँ पर ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस यहाँ पर जो कवरिंग है ग्लॉटिस उसको कवर कर रहा है। ट्रैकिया विल नाउ ट्राई टू एंटर लंग्स। ये डिवाइड करेगा, प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर डिवाइड करेगा। ये डिवाइड कहां करता है बेटा, एट T5, यानी कि जो हमारी 5th थोरैसिक वर्टिब्रे है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रे है, पीछे की तरफ थोरैसिक वर्टिब्रे है, T5 पर ये डिवाइड करने वाला है। इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे क्योंकि ये सबसे पहले डिवाइड करा है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। फिर ये फिर से डिवाइड करेगा तो बेटा आप इसको सेकेंडरी ब्रोंकस का नाम दे सकते हो। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद तीसरा आएगा बेटा टर्शरी। तो ये तो थी ब्रोंकाई या ब्रोंकस की डिवीजन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फिर और भी पतले पतले बेटा पाइप स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो टर्शरी ब्रोंकाई विल ब्रेक इनटू इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स अभी स्टार्ट हुए हैं, वेरी थिन इनिशियल ब्रोंकियोल्स। फिर आ जाएंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, क्योंकि ये खत्म हो रहे हैं तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। फिर एक और ब्रोंकियोल्स आएंगे बेटा जिसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। एंड देन इन द एंड योर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स विल फॉर्म एल्वियोलस। एल्वियोलस है ना, अपने नोट्स जरूर ओपन कर लेना। टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को ही हम एल्वियोलर डक्ट भी बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट। अगर मैं यहाँ एल्वियोलाई बनाऊं तो ये तो एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई के ऊपर जो छोटा सा ब्रोंकियोल है ना, उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। ये दोनों ही एरिया बेटा एक्सचेंज पार्ट है, दोनों में ही ब्लड वेसल का एक्सचेंज हो, ब्लड वेसल का सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो इसलिए इसको एक्सचेंज पार्ट बोलेंगे। और नाक से लेकर यहाँ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कंडक्टिंग पार्ट है, लिखा होगा नोट्स में। तो ये बेटा हमारे ब्रेकडाउन है बेसिकली ट्रैकिया का, ठीक है। अगर मैं लंग्स की बात करूं तो यहां पर मान लो हम एक लंग बना लेते हैं, एक ही बना लेते हैं। इसकी 2 कवरिंग होगी, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। बाहर वाली को हम पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। हमारे पंजाबी में परे को, परे हो जा, परे मतलब दूर हो जा, तो परे से पेराइटल, क्योंकि ये लंग्स की मेम्ब्रेन है तो प्लूरा बोलेंगे। अंदर की तरफ बेटा विसरल प्लूरा होगी, विसरल प्लूरा जो अंदर की तरफ है। इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होगा जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। मान लो कभी किसी के मतलब यहाँ इस एरिया पर बेटा झटका लग जाए, प्रेशर लग जाए, तो उस वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, लंग्स में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा ना हो तो प्लूरल फ्लूइड जो है वो एक पिल्लो की तरह काम करता है। जैसे तुम लोग बेटा घर में अपने भाई बहन के साथ पिल्लो फाइटिंग करते होगे, तो जब तुम पिल्लो से मारते हो तो चोट इतनी जोर से नहीं लगती है क्योंकि पिल्लो जो है वो जर्क को बचा लेता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, प्लूरल फ्लूइड बचाता है। अब बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पूरा सिस्टम ही तो है ना। तो सिस्टम के अंदर मेन फंक्शंस क्या है बेटा? बेटा इसका काम यही है कि भाई बाहर से जो एयर है वो हमारे एल्वियोलाई तक आ जाए। अब जो एयर ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्म है उसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर लाया जाता है, उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है। एंड नॉट जस्ट दिस बेटा, हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस है और जो हेयर है वो जर्म्स को अपने पास रोक लेते हैं ताकि हमारे अंदर जो एयर जा रही है वो क्लीन होकर जाए, मैक्सिमम फिल्टर होकर लंग्स में हवा जाए। उसके बाद एक्सचेंज पार्ट एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है, तुमको पता है एल्वियोलाई और एल्वियोलाई डक्ट के अंदर, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होने वाला है। अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं, तो प्रोटेक्शन
अगर हम आगे से देखें, ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, आगे से अगर इसको प्रोटेक्ट करना है तो यहां पर एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं बेटा। यहां पर एक बोन होती है, ऐसे डैगर बोन बोलते हैं, दिस इज योर स्टर्नम। स्टर्नम से यहां पर ऐसे रिब्स आ रहे होते हैं, तो फ्रंट में तो प्रोटेक्शन हो गई रिब्स के थ्रू और स्टर्नम के थ्रू, राइट। नीचे से प्रोटेक्शन कैसे हो गई, नीचे को क्या बोलेंगे हम, पोस्टीरियर। पोस्टीरियरली डायफ्राम प्रोटेक्ट कर रहा है, लेटरली प्रोटेक्शन रिब्स से मिल रही है, और पीछे की तरफ प्रोटेक्शन थोरैसिक वर्टिब्रेई से मिल रही है। थोरैसिक वर्टिब्रेई बेटा पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा है और रिब्स भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो पोस्टीरियर डायफ्राम, वेंट्रल, स्टर्नम एंड रिब्स, लेटरल साइड पर भी रिब्स, और डॉर्सल पीछे साइड से थोरैसिक वर्टिब्रेई एंड रिब्स। तो ये चारों तरफ से एक थोरैसिक केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। जो लाइनिंग होती है, दिस आउटर लाइनिंग इज विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा बहुत टाइटली जॉइंट होती है थोरैसिक कैविटी की वॉल से, क्योंकि लंग्स के पास खुद की कोई मसल्स नहीं है, तो थोरैसिक कैविटी पूरी उठती है और पूरी नीचे आती है जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। नाउ द रिब्स, द वर्ड फॉर रिब्स इज कॉस्टल, COSTAL, ठीक है। तो बेटा रिब्स के बीच में अगर मैं रिब्स को काट दूं तो बीच बीच में तुमको यहां मसल्स दिखेंगी, इनको हम ICM या इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब जो तुम्हारी तरफ से दिख रही है उसको तुम एक्सटर्नल बोलोगे, और जो पीछे की तरफ। नेक्स्ट इज योर बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मतलब हम ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। बेटा जो रामदेव बाबा हमें कराते रहते हैं, ब्रीदिंग से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं ताकि हम ऑक्सीजन रिच ब्लड हर जगह सप्लाई कर सके। तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, पहला प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ब्रीदिंग उसका पहला प्रोसेस होता है। सबसे पहले आता है इनहेलेशन, यानी कि सांस लेना। चलो भाई हम भी बन जाते हैं रामदेव बाबा, है ना, कोई आपको और कोई योग नहीं करना है, बस सांस अंदर लेनी है। अब इस दौरान तुमने नोटिस किया होगा कि ये जो तुम्हारी चेस्ट कैविटी है ये बाहर की तरफ एक्सपैंड हो जाती है। बेटा हम इसलिए कर रहे हैं ये काम, यहाँ पर बॉयल्स लॉ फॉलो होता है जो फिजिक्स का है तुम्हारा। तो बेसिकली हम बाहर की एयर को अपने लंग्स में जाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। अब हम मजबूर कैसे करेंगे, हम हमारे लंग्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो अंदर जो लंग्स के प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जो नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। अब बाहर से एयर अंदर जाएगी बिकॉज ऑफ उसका लॉ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई टू लो मूव करती है, तो बाहर हाई प्रेशर को हमें मजबूर करना है कि भाई हमारे लंग्स के अंदर आ जाओ। तो हम लंग्स के अंदर एक नेगेटिव यानी कि कम प्रेशर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, लंग्स की कैविटी को एक्सपैंड करते हैं। अब ये काम करने के लिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सबसे पहले तो जो हमारे लंग्स के नीचे डायाफ्राम पड़ा हुआ है वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ये हमारे लंग्स है और यहाँ पर डायफ्राम है, तो डायफ्राम पिचक जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ताकि लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो सके। एंड लंग्स जो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं बोल सकती हूँ लंग्स की वॉल्यूम लिखूं, या फिर लंग्स के साथ साथ पूरे थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, बिकॉज गैप नहीं है, कोई बहुत टाइटली पैक्ड है। तो इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है। बट अंदर की तरफ प्रेशर कम हो चुका है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से एयर मजबूरन बाहर से अंदर आ जाएगी। इसको हम नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। रिब्स के बीच में जो मसल्स, देखो बट रिब्स जो है वो बाहर की तरफ उठ रही हैं, तो रिब्स के बीच में, मान लो ये फिंगर मेरी रिब्स हैं, इसके बीच में जो मसल्स हैं वो तुम्हारी तरफ है, तो एक्सटर्नल ICM हो जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। दे विल कॉन्ट्रैक्ट बेटा, तभी आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो बाहर की तरफ अपलिफ्ट होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठेंगे, एंड इसको बेटा हम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। डॉर्सल यानी कि पीठ, वेंट्रल यानी कि आगे। अब चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं डॉर्सली और वेंट्रली यही एक्सिस है बेटा, स्लीपिंग लाइन है, तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस पे ये काम हो रहा है, सांस नीचे, तो ये काम डॉर्सो वेंट्रली हो रहा है। ठीक है, अगर डायफ्राम मसल्स की बात की जाए तो डायफ्राम नीचे की तरफ बैठ रही है, तो ये एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एक्सिस पर काम हो रहा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है बेटा, क्योंकि यहां पर हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, सो दैट इज व्हाई इट इज एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज होगी।
आगे आ जाओ, एक्सपायरेशन के दौरान या एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो सब यहाँ पर बेटा अब रिलैक्स कर जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की जगह अब रिलैक्सेशन लिखेंगे। डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम फिर से अपनी डूम शेप में आ जाता है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, हमारे लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अब हमारे लंग्स से एयर बाहर भाग जाएगी। बेटा यहाँ पे हमने सब कुछ फ्रॉग के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो वहीं से रेफरेंस लेकर, वैसे ह्यूमंस पे ज्यादा पढ़ते हैं फिर फ्रॉग में पढ़ते हैं, बट तुम्हारा फ्रॉग इतना डिटेल में है विद ऑल द मसल्स, सो आई होप अगर तुमने फ्रॉग देखा है तो तुमको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तभी धक्के मार के एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। एक्सटर्नल आईसीएम जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स कर जाएगी, रिब्स और स्टर्नम भी रिलैक्स कर जाएंगे। अगर किसी को जबरदस्ती एक्सपायरेशन करना है, मतलब बिल्कुल लग ही गया है कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए, आज तो सारी हवा अपनी लंग से बाहर निकाल दूंगा, हालांकि पॉसिबल नहीं है, बट मान लो कोई कोशिश कर रहा है और फोर्सफुली लंग से बाहर हवा निकाल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब इसके अंदर अगर किसी को जबरदस्ती हवा बाहर निकालनी है तो अभी तक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का नाम नहीं आया था, बट अब जबरदस्ती आप हवा को बाहर निकाल रहे हो, एक्सहेलेशन कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्शन करना होता है इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या करेगी, जबरदस्ती बाहर हवा निकालनी है तो डिक्रीज हो जाएगी बेटा थोरैसिक और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम और ज्यादा कम हो जाएगी, प्रेशर हमारे लंग्स के अंदर और ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर बाहर मूव कर जाएगी। हाई प्रेशर इन लंग्स, लो प्रेशर आउटसाइड, हाई टू लो मूवमेंट हो गई है। अगर रेस्पिरेटरी रेट पूछा जाए तो 1 मिनट में तुम नॉर्मली, तेज नहीं, तुम भाग नहीं रहे हो, तुम टेंशन में नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मली सांस ले रहे हो, ये 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन, नॉर्मल एवरेज पर्सन 12 से 16 बार कर सकता है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो नीचे की तरफ डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि इनहेलेशन की बात हो रही है। डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, रिब्स और स्टर्नम रेज कर जाएंगे, एयर यहां से एंटर करेगी, अंदर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो चुकी है, प्रेशर कम हो चुका है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, तभी बाहर से एयर अंदर आई है। नाउ इन एक्सहेलेशन ऑपोजिट विल हैपन, डायफ्राम वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच गया, लंग्स की वॉल्यूम कम हो चुकी है, प्रेशर ज्यादा है तो एयर बाहर जा रही है। ठीक है, नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, 4 वॉल्यूम्स हैं, 5 कैपेसिटीज हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वॉल्यूम हम एयर को मतलब ml में ही कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो आप नॉर्मली जो ऐसे बात कर रहे हो, सुन रहे हो, इस टाइम पर जो आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ये 500 ml होती है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, सिंपल, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। 500 ml ले सकते हो, 500 ml छोड़ सकते हो। फिर आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV बोलते हैं। पहले तो नॉर्मल सांस ले लो, उसके बाद 500 खींच लो टाइडल वॉल्यूम, फिर उसके बाद जबरदस्ती सांस लो, अभी छोड़ना मत, थोड़ी सी सांस ली, अब जबरदस्ती लो, बहुत सारी एयर आप ले सकते हो, यानी कि 2500 से 300 ml, है ना, 2.5 लीटर से 3 लीटर आप हवा जबरदस्ती खींच सकते हो, जबरदस्ती को फोर्सफुल इंस्पिरेशन बोल सकते हैं, तो ये एडिशनल वॉल्यूम आप पर्सन कैन इनहेल। ठीक है, ये वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज ना आपके लंग्स हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताती है। मान लो कोई इतनी सांस नहीं ले पा रहा है, यानी कि उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, कोई डिसऑर्डर हो। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको ERV बोल सकते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर। 500 निकाल दो, अब जबरदस्ती निकालो, जो तुम यहाँ पर भी जबरदस्ती एयर निकाल रहे हो वो कितनी है बेटा, 1000 से 1100 ml। ठीक है, आपके लंग्स के अंदर अच्छी कैपेसिटी। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि IRV ERV से ज्यादा क्यों है, क्योंकि जब आप IRV कर रहे हो तो आप इनहेलेशन कर रहे हो, उस टाइम पे एनर्जी खर्च होती है, तो आप एनर्जी खर्च करके ज्यादा एयर अंदर ले सकते हो, बट एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, तो इट इज लेस। रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, तुम कितनी ही जान लगा लो, कितना ही बेटा किसी से शर्त लगा लो कि मैं तो सारी एयर अपनी लंग्स की बाहर निकाल सकता हूँ, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, रेजिड्यू मतलब बची हुई, उसी को रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, हमेशा ये मिनिमम रहती ही रहती है। ठीक है, सो इट इज 1100 to 1200 ml हमेशा रहेगी, कितना ही जबरदस्ती तुम निकाल लो ये तो रहती ही रहती है। फिर है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, बेटा वॉल्यूम्स हमने कर ली, कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कितनी एयर तुम ले सकते हो भाई, एक तो 500 नॉर्मल ले सकते हैं और फिर जबरदस्ती वाली खींच सकते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। फिर आ जाओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कितनी तुम बाहर निकाल सकते हो जबरदस्ती, टाइडल टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इनहेल कितनी करी थी 500,
अब वो 500 बाहर निकाल दो, नॉर्मली 500 बाहर चली गई, उसके बाद जबरदस्ती बाहर निकाल दो, तो इट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ठीक है। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? एफआरसी बोलते हैं इसको बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब ये तो जबरदस्ती तो हम कभी कभी कर रहे हैं, अभी तुम कर रहे होगे, ट्राई कर रहे होगे कि हाँ मैम बता रही है तुमको, बट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज कि जब नॉर्मल हम 500 का लेना देना चल रहा है तो हमारे लंग्स में अच्छा खासा एयर पड़ा हुआ है, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम पड़ा हुआ है, फिर जबरदस्ती जो बाहर निकालने के लिए ईआरवी है वो पड़ी हुई है, फिर उसके बाद तुम इनहेल भी जबरदस्ती कर सकते हो, उसका भी बेटा एक स्टॉक पड़ा हुआ है, और नॉर्मल जो तुम सांस वास ले सकते हो। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम होगी, उसके बाद तुम्हारी जबरदस्ती जो तुम बाहर निकाल सकते हो दैट इज ईआरवी। देखो ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहेगी रहेगी। यहां पर अगर मैं लंग्स का डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगी रहेगी। इसके बाद ईआरवी है कि जब तुम्हारा मन करा जबरदस्ती हवा बाहर निकालने का तो ये बेटा पड़ी हुई है। इसके अलावा तो तुम टीवी लेते हो, 500 लेते हो, 500 छोड़ते हो, किसी ने तुमको चैलेंज कर दिया तो तुम आईआरवी भी भर लेते हो, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जबरदस्ती जो तुमने खींची है। बट अगर मैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करूं, बची हुई कितनी नॉर्मल कैपेसिटी है, रोज तो तुम इसमें जबरदस्ती कर नहीं रहे हो, ये तुम्हारे पास होगी ही होगी, ये किसी ने चैलेंज कर दिया तो पड़ी है, ये 500 लेना देना चल ही रहा है, तो ये दोनों हमारी एफआरसी हो जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब बची हुई नॉर्मली रहती है, बिना चैलेंज के रहती है। फिर आ जाओ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जबरदस्ती सांस बाहर निकाल दी, सारे चैलेंज पूरे कर दिए, ठीक है, तब उसके बाद जो तुम्हारी कैपेसिटी है फिर से भरोगे तुम, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम तो लोगे ही लोगे, है ना। मतलब देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद किसी ने तुमको चैलेंज कर दिया, इसको भी बाहर निकालोगे, इसको भी बाहर निकालोगे, ठीक है। अब फिर से सांस भरने की कोशिश करो, सबसे पहले ये वाला कोटा भरोगे, ईआरवी, वहां देखो ईआरवी है, फिर टीवी टाइडल वॉल्यूम वो है, फिर जबरदस्ती आईआरवी भी भरोगे, है ना। तो दिस इज नोन एज योर वाइटल कैपेसिटी, जितनी तुम्हारे लंग्स के अंदर आएगी। एक्सहेलेशन के बाद ये तो निकाल ही नहीं सकते हो, ये तुम्हारे सारे चैलेंज है, नॉर्मल भी ले ली और ये कोटा भी पूरा किया और जबरदस्ती फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कर लिया। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, चारों को जोड़ दो बेटा, आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, इसको हम वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारे टोटल लंग्स में हवा भरने की कैपेसिटी है। मुझे कमेंट्स में टोटल लंग कैपेसिटी बताना कैलकुलेट करके कितनी है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करेंगे, फिर पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेंगे। सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज कहाँ हुआ? सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज होता है बेटा हमारे एल्वियोलाई में। गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट होता है एल्वियोलाई से ब्लड तक, फिर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, एंड फिर होता है सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। बेटा जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना, वो कुछ जगह पर हो रहा है और कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। 3 ऐसे फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिफ्यूजन, ठीक है, मेम्ब्रेन कितनी है, मेम्ब्रेन कितनी क्रॉस करके जानी है। एक होता है प्रेशर कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट कि एयर का प्रेशर कितना है, और तीसरा होता है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो 3 फैक्टर्स आर देयर, मेम्ब्रेन, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है, और तीसरा प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर कंसंट्रेशन। देखो सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल है या CO2? बेटा CO2 इज मोर सॉल्युबल, ठीक है, CO2 ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इनफैक्ट 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल होती है CO2 एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो ये डायग्राम हम खुद ही बना लेंगे, या फिर आ जाओ यहीं पर देखते हैं, ठीक है, हमारे पास 1 शॉट है तो टाइम कम है। ये बेटा हमारे एल्वियोलाई की सिचुएशन है। ऑफ कोर्स लंग से पहले हार्ट में प्रेशर लेने के लिए ब्लड जा रहा है, फिर उसके बाद सारे टिश्यूज के पास जाएगा। अब इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि हम सांस अंदर लेना चाहते हैं, तो पहला सवाल तो ये आता है कि एयर जो है वो बाहर से तुम्हारे अंदर क्यों आएगी, एयर बाहर से अंदर क्यों आएगी? बेटा दिस इज बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। अगर तुम पार्शियल प्रेशर, आई होप पार्शियल प्रेशर आपको पता हो, अगर नहीं भी पता है तो एयर में तो सारी गैसेस हैं,
एयर का प्रेशर कितना होता है टोटल 760 mmHg, बट कुछ कुछ इसमें से और गैसेस का भी प्रेशर होगा। जैसे अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 का बाहर का प्रेशर होता है 159 mmHg और इसमें CO2 का बहुत ही कम है बेटा 0.3 mmHg। नाउ प्रेशर आउटसाइड द एयर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई। ये इसका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर को ऐसे लिख देते हैं PO2 PCO2। तो पार्शियल प्रेशर इसका कितना है ऑक्सीजन का? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द होल एयर प्रेशर। एक एक गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है? 159 ऑक्सीजन का है, CO2 का है 0.3। अब हमारे एल्वियोलाई में जो प्रेशर है बेटा दैट इज 104 mmHg। तुम्हें पता है हाई टू लो प्रेशर मूवमेंट होगी, तो हमारे एल्वियोलाई में ये एयर अंदर की तरफ आ जाएगी, मूव कर जाएगी, ठीक है। अब ये यहां पर क्रॉस करेगी तीन मेम्ब्रेन को, एल्वियोलाई की स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करेगी, इसके नीचे जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगी, फिर यहाँ पर जो हमारी ब्लड कैपिलरी है उसका जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको क्रॉस करेगी, जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। तो तीन लेयर क्रॉस हो रही है, एल्वियोलाई एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कोई सेल्स नहीं होते, नॉन सेल्यूलर लेयर है, और फिर आ जाता है बेटा अंदर की तरफ एंडोथीलियम जो ब्लड कैपिलरी के अंदर है। तो अब यहाँ तक तो आ गई है। अब ऑक्सीजन कहती है कि मैं यहाँ ब्लड कैपिलरी के अंदर क्यों जाऊं? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस इसको जाना पड़ेगा। यहां हमारे ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95 mmHg, 95 mmHg। यहां से यहां मूव कर गई, प्रेशर डिफरेंस देखो 159 टू 104, फिर 104 से एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर है 95, प्रेशर डिफरेंस है। अब 95 बनकर ही हमारे हार्ट में गई, इसको अच्छा खासा प्रेशर मिला, हार्ट गया सारे सेल्स के पास, सेल्स के पास ऑक्सीजन की बहुत कमी है, कितनी है? यहां पर होगी 40 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg। तो अब यहां 95 बन के आई थी, यहां पर इसको टिश्यूज के अंदर 40 mmHg दिखा, तो हाई टू लो मूव कर जाएगी। यहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेंगे ये सेल्स, CO2 बनाएंगे, CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां टिश्यूज में लिखा 45 हुआ है, बट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 47 या 48 के अप्रॉक्स होता है। और ये हाई प्रेशर है, मान लो मैं बोल रही हूँ 47 mmHg, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया 40 mmHg, ठीक है, नॉट 40, 45 mmHg। तो ये 47 से 45 थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तभी यहां टिश्यू को छोड़कर जो CO2 है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पास गया, अब हार्ट से ये CO2 को लेकर जाना है लंग्स के पास, ठीक है, 45 बनकर ही यहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का घूम रहा है। अब ये हमारे हार्ट से एल्वियोलाई के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर PCO2 कितना था बेटा? 45 चल रहा है, और हमारे एल्वियोलाई में 40 mmHg है, 5 mmHg का डिफरेंस है, हाई टू लो मूव कर जाएगी। हमारे एल्वियोलाई से बाहर क्यों जाएगी? यहाँ देखो 0.3 mmHg प्रेशर है, तो 40 से 0.3 में पहुंच जाएगी, ठीक है। सो ये पार्शियल प्रेशर की टेक्निक याद करने की हमने करी हुई है बेटा बैच के अंदर, सारी टेक्निक्स हमने करी हुई है। ये देखो बेटा तीन लेयर्स हैं जो क्रॉस की जाएंगी, ये तो एल्वियोलाई की एक मेम्ब्रेन है, तो एल्वियोलाई, बीच में देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये एंडोथीलियम है, बीच में रेड ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं। एल्वियोलर वॉल, दिस इज वेरी वेरी थिन, 1 mm थिकनेस होती है बेटा इसकी, बहुत ही पतली लेयर्स होती हैं। अच्छी बात है पतली लेयर्स है, तभी तो सिंपल डिफ्यूजन होगा और गैसेस का मूवमेंट होगा। हो रहा है रिकैप, नोट जरूर खोल के बैठना, ऐसा नहीं है कि तुम नोट्स नहीं खोलकर बैठो फिर तुमको कुछ नहीं समझ आएगा, नोट जरूर खोलकर बैठने हैं। और अगर तुमने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो डेफिनेटली ये शॉर्ट नोट्स है जो तुम बना सकते हो बेटा। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन आए तो एक इकलौती गैस का कितना प्रेशर है, दैट इज पार्शियल प्रेशर। CO2 के आगे छोटा p लगा दो, O2 के आगे छोटा p लगा दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट इज इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। हमने देखा बेटा डिफरेंट पार्शियल प्रेशर था तभी ये मूव कर पा रहे थे, ऑक्सीजन अंदर जा पा रही थी, CO2 बाहर आ पा रही थी। CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है गैसियस का एक्सचेंज, एक तो पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी। यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि CO2 की कितनी सॉल्युबिलिटी होती है? 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज जस्ट 3 लेयर्ड थिक, एक है एल्वियोलर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जिसको एल्वियोलर वॉल भी बोलते हैं, कैपिलरी की एंडोथीलियम, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो तीनों के बीच में है, दोनों के बीच में, तीनों के बीच में नहीं, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? चलो इसको अगर हमें डिस्कस करना है तो क्या हमारे पास कोई डायग्राम है?
हाँ यस, पहले हम ये देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ 97% बैठकर जाती है और जो 3% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चली जाएगी। अगर अब मैं बात, और ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन आ चुकी है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मान लो तुमने 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, खोलो अपने नोट्स, वहां पे तुमने कैसी छोटी सी टेस्ट ट्यूब बनाई होगी, उसमें ऐसे 100 ml ब्लड लिया होगा। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन हो सकती है, ठीक है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें 4 आयरन होते हैं और साथ में 2 अल्फा और बीटा चेन होती है बेटा, इस तरीके से ग्लोबिन चेन्स होती है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन हटा दो। अगर ये हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं तो आयरन एक O2 के साथ बाइंड कर जाएगा, है ना। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। पहले तो ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, क्योंकि 4 आयरन और 4 ऑक्सीजन की सीट है बेसिकली यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं 100 ml ब्लड की, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन है, तो मैं बोल सकती हूँ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, बाइंड कर रहा है। यही बात लिखी हुई है देखो यहाँ पर। अब 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर मैंने मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, ठीक है। अगर ये 1 ग्राम ही, वैसे एक हीमोग्लोबिन है, बट अगर मैं वेट करके बात करूं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करूं तो उसमें 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। सेम तरीके से CO2 वाला ब्लड भी देख लो। अगर मैं ब्लड में CO2 डाल चुकी हूं या जा चुका है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ml ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन डिलीवर कितनी हुई टिश्यूज को, ओनली 5 ml। देखो बेटा, समझो इस बात को, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर बैठा हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहां पर मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर मैं, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 भी जुड़ती है बेटा, ये भी आप लोगों को पता है। अगर इधर मुझे CO2 जोड़नी है तो कभी भी सारे ऑक्सीजन यहां से नहीं हटते हैं, ओनली 1 ऑक्सीजन इज रिमूव्ड नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। यहां पर ये CO2 को बिठा लेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि सिर्फ और सिर्फ 25% ऑक्सीजन रिमूव होती है टू एसोसिएट विद CO2 इन हीमोग्लोबिन। CO2 के साथ जुड़ने के लिए हीमोग्लोबिन कभी भी सारी ऑक्सीजन खाली नहीं करता, सिर्फ 25% ही खाली करता है। तो ये मॉलिक्यूल से समझ गए। अब यहां पर समझो, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अभी भी 15 ml ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 5 ml CO2 के साथ जुड़ा है और 15 ml इसके साथ ऑक्सीजन ही है। तो इसने सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन को ही हटाया, यानी कि 25% ऑक्सीजन को ही हटाया है, ठीक है। ओनली 25% इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज। कभी भी ऐसा नहीं है हीमोग्लोबिन सारा का सारा खाली हो गया, सिर्फ CO2 भरा हुआ है उसके साथ, 25% ही डिलीवर होता है बेटा टिश्यूज को, और उतने में नॉर्मल कंडीशन में हमारा काम चल जाता है। तो देखो, हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल कंबाइन विद ऑक्सीजन, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ईच हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिलेटेड विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हाइड्रोजन और टेम्परेचर कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है बेटा। अभी आपको समझ आएगा कि ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ गए, बट एक्चुअली जब भी CO2 ज्यादा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयंस। जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे उतने ज्यादा ब्लड में एसिडिटी होगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो CO2 गंदा, H+ आयंस गंदे, एसिडिटी गंदी, टेम्परेचर ज्यादा गंदा, एक सीक्वेंस बन रही है तो तुम याद कर सकते हो। Percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen forms oxygen dissociation curve, जो कि sigmoid shape का होता है, इस पर मैं आऊंगी। एल्वियोलाई के अंदर partial pressure ऑक्सीजन का ज्यादा है, CO2 कम है, लेस H+ आयंस। बेटा इस पर आते हैं अभी हम, मैं डिसोसिएशन कर्व पर आऊंगी अभी। आ जाओ यहाँ पर बात करो, ये हमारे क्लास के नोट्स हैं। ये क्या है हमारे पास, एक ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में एक हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 4 आयरन दिख रहे हैं, चारों ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कंडीशन तुमको कहाँ मिलेगी मैक्सिमम, ये कंडीशन तुमको एल्वियोलाई पे मिलेगी। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना ज्यादा है, इट इज एक्चुअली 104 mmHg। ब्लड में कितना है, 95 mmHg। 104 से 95 हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ब्लड
के अंदर ऑक्सीजन आएगी। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हीमोग्लोबिन कहेगी 97% तो मेरे साथ ही जुड़ जा, 3% तो प्लाज्मा में सॉल्यूबल होकर चली जाएगी। मैक्सिमम देखो 97% इज नियरली 100%, तो यहां पर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। यहां पे देखो 4 ऑक्सीजन कंबाइन करें हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको ऑक्सीजन एसोसिएशन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन एसोसिएशन तुमको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, कहां दिखेगा, टिश्यू पर दिखेगा, एल्वियोलाई पर दिखेगा, कहीं और दिखेगा, बेटा एल्वियोलाई पर दिखेगा क्योंकि यहां से हमें ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है। और कभी भी अगर इसको देना हो तो सारी ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं करता, ओनली 25% डिसोसिएट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पर आएंगे। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, CO2 3 अलग अलग तरीके से जाती है। जैसे 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलकर जा रही थी, सॉल्युबल होकर जा रही थी, ऐसे ही 7% CO2 प्लाज्मा में सॉल्युबल होकर जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। अच्छा देखो, हीमोग्लोबिन के साथ भी CO2 जुड़ रहा है, बट कितना जुड़ता है, 20 to 25%। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे थे, जब CO2 जुड़ता है तो उसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है जो कि बेटा इसको जुड़ने में हेल्प करता है। इतना डेप्थ में नहीं जाना है। टिश्यूज के पास CO2 भर भर के पड़ा है। अगर मैं टिश्यूज की बात करूं, चुन्नू मुन्नू पुन्नू बना लो, इन्होंने बेटा क्या किया है, CO2 को बना रखा है। तो CO2 यहां पर NCERT P45 mmHg लिखती है, बट तुम्हारे पास तो अलग अलग बुक्स है, तुम्हारी बुक्स में यहाँ 47 48 दिया हुआ है, तो इसको 47 मान लो तुम। थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी तो बेटा ये CO2 यहां से निकलती हुई ब्लड कैपिलरी के अंदर बैठेगी। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना चल रहा है, 45 mmHg चल रहा है, ठीक है। तो 47 से 45 तभी ये डिफ्यूज होगी। अब ये इसके अंदर आ चुकी है, ये कैसे बैठकर जाएगी, आ जाओ इसको भी हम ना एक ब्लड कैपिलरी से ही समझते हैं। ये हमारे पास एक ब्लू कलर से बनाएंगे, ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर CO2 जाना चाह रही है। यहां पर एक रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ कितनी ऑक्सीजन जुड़ रही थी, चारों के चारों मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे, बट हीमोग्लोबिन के साथ बेटा 3 ऑक्सीजन और 1 CO2 जुड़ता है। साथ में खैर H+ आयंस भी जुड़ते हैं, बट 1 CO2 को ही इसने जोड़ा। तो क्या सीख रहे हो तुम बार बार एक ही डायग्राम से, कि 25% ऑक्सीजन ही डिसोसिएट होती है। नॉर्मल कंडीशंस में सारी ऑक्सीजन कभी नहीं जाएगी, 25% ही डिसोसिएट होगी। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में काम आता है। तो यहाँ पर CO2 बैठ गया। अब ये हीमोग्लोबिन के साथ गई है, तो मैं बोल सकती हूँ ये क्या बन गई, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25% तो ऐसे जाती है, टू बी प्रिसाइज इट इज एक्चुअली 23%। यहां बाहर प्लाज्मा होगा बेटा, प्लाज्मा में घुलकर 7% जाएगी, सॉल्यूबल जरूर लिख देना आगे, ठीक है। बाकी के बच्चे 70% कैसे जाएगी मैम, यहां पर 70 to 75% मान लो, है ना। अगर हाँ 70 to 75% मान लो, वो जाएगी बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में। डायरेक्ट लिख रही हूं, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में 70 to 75% CO2 जाती है। ये आसान है याद करना, ये भी करना आसान है। बाइकार्बोनेट्स की फॉर्मेशन थोड़ी सी समझनी पड़ती है। होता क्या है, जैसे ही CO2 Hb के अंदर आया, CO2 आएगा बेटा Hb के अंदर, जितना यहाँ 20 से 25% जुड़ना था वो जुड़ गया, बाकी CO2 भी Hb के अंदर आ गया और सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यहां पर इसको मिलता है पानी, CO2 के स्ट्रोमा के अंदर पानी होगा, ये पानी के साथ जुड़कर H2CO3 बना लेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। H2CO3 बनाएगा। अब भी इसको चैन नहीं मिलेगा, ये आगे जाकर टूटेगा अगेन विद एन एंजाइम विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज ओनली, और ये टूट जाएगा H+ और HCO3- के अंदर। ये रिएक्शन होती है बेटा, रेड ब्लड सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से हो रही है, बाइकार्बोनेट आयंस बन गए। अब ये जो H+ आयंस बन रहे हैं ना, ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन यूज कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। अब इससे इतना नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि H+ आयंस किस तरीके से जुड़े, बट हाँ H+ आयंस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। बट एक चीज तुम नोटिस करो कि CO2 70 to 75% ये वाली हरकत कर रहा है, ये वाली केमिकल रिएक्शन कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। अब बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयंस हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर हैं,
ये रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा माइनस आयन की जगह ही नहीं है रेड ब्लड सेल के अंदर, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट बिगड़ जाएगा। तो ये HCO3 माइनस कहती मैं तो जा रही हूँ, रेड ब्लड सेल से ये बाहर निकल जाती है और प्लाज्मा में आ जाती है। HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में प्लाज्मा में आ गया, ठीक है। यहां पर NaCl और KCl पड़े हुए थे, बट NaCl और KCl के भी बॉन्ड टूट जाते हैं, दे ब्रेक इनटू Na प्लस और Cl माइनस। K प्लस भी ब्रेक हो जाएगा K प्लस और Cl माइनस के अंदर। इसको अभी ये अभी अकेला बाइकार्बोनेट है, बट ये सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स भी बनाता है क्योंकि एक ही फॉर्म में कितना ट्रांसफर होगा, ये सोडियम और पोटेशियम दोनों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। तो ये NaHCO3 भी बना लेगा बेटा और KHCO3 माइनस भी बना लेगा और इसी फॉर्म में ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल परेशान हो जाता है, इसको पता चल गया माइनस आयंस बहुत सारे बाहर चले गए और यार ये तो इसके साथ बॉन्ड वॉन्ड बना रहा है, मस्ती कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो Cl माइनस फ्री घूम रहा है इसको अपने अंदर बुला लेता है, ठीक है। और ये बेसिकली बैलेंसिंग करने के लिए है, कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोजिशन को बैलेंस करने के लिए। ये वाला जो Cl माइनस यहाँ से टूटा है ना बेटा, ये अंदर आ जाएगा, रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाएगा, Cl माइनस की एंट्री हो जाएगी और इसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने तुम्हारे पेपर देखे थे और उसमें सीधा क्वेश्चन आया हुआ था डिफाइन क्लोराइड शिफ्ट। तो तुम क्या लिखोगे, क्लोराइड शिफ्ट अकर्स एट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मतलब इट हैपेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन CO2 reacts with water with the help of carbonic anhydrase enzyme and forms bicarbonates, the HCO3 minus formed moves out from the red blood cell into the plasma and it forms sodium and potassium bicarbonates. To balance out the composition, the chloride ions already present in the plasma will enter the red blood cell and this is known as chloride shift. ठीक है, ये क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होगा और कब होगा, ये कंडीशंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। बेटा CO2 ज्यादा है, CO2 ब्लड के अंदर घुस रहा है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर। अब ये लोकेशन पूछी जा सकती है, वेयर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मोर, इट इज एट द टिश्यूज। यानी कि क्लोराइड शिफ्ट तुमको कहां देखने को मिलेगा, टिश्यूज पर मिलेगा, क्योंकि वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करके बैठे हुए हैं और CO2 बनाकर बैठे हुए हैं। सो क्लोराइड शिफ्ट आपको टिश्यूज पर देखने को मिलेगा। अब जब भी हम बोलते हैं PCO2 ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है, तो हमें साथ में बोलते हो H+ आयन ज्यादा है। ये H+ आयन है बेटा, ये H+ आयन, इनकी मैं बात कर रही हूँ। सो व्हेनेवर PCO2 इज ज्यादा, H+ आयन आर ऑल्सो ज्यादा। वेरी सिंपल, क्योंकि इसी से तो H+ आयन बने हैं, इसी के ट्रांसपोर्ट के दौरान ही तो H+ आयन बने हैं। H+ आयन ज्यादा है तो ब्लड में एसिडिटी ज्यादा है, एसिडिटी, यानी कि pH कम है। जितना ज्यादा नंबर pH का कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होना चाहिए। इसके रट्टे मारोगे तो कोई समझ नहीं आएगा, बट अगर इसको समझ के करोगे तो सारी चीजें रिलेटेड हैं। एक MCQ इनके ऊपर भी बन सकता है। ऑलराइट, चलो, इफ दिस इज क्लियर नाउ वी कैन कम टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है तुमने, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। एक साइड पर हम लेते हैं परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एसोसिएटेड, है ना, विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के साथ कितना % ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और नीचे तुम लोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दो कंडीशंस देखी है हमने, एक एल्वियोलाई पर और एक हमने देखी है हमारे टिश्यूज पर। एल्वियोलाई पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना था, प्रेशर कितना था, 104 mmHg विच इज नियरली 100, और टिश्यूज पर कितना था, 40 mmHg। टिश्यूज की बात हो रही है, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम है हमारे एल्वियोलाई में 104 mmHg, वहां पर हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ब्लड का मैक्सिमम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम को 100 से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि 100% हीमोग्लोबिन, वैसे सच में 100 नहीं होता, थोड़ा सा 97-96 होता है, बट उतनी गहराई में नहीं जाना है, सिंपल रखेंगे चीजों को। एल्वियोलाई के पास मैक्सिमम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बुला रहा है, यानी कि 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है, 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ग्राफ यहां पर बना सकते हो, तुम इस लाइन को जोड़ सकते हो। फिर उसके बाद टिश्यूज पर आ गए, टिश्यूज पर अब जुदा होने की बारी है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाय बाय बोलेगा और ऑक्सीजन CO2 के अंदर एंटर कर जाएगा। पार्शियल प्रेशर टिश्यूज पर कितना है बेटा ऑक्सीजन का, 40, बट जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जुदा किया, दूर किया, तो सारे के सारे अभी भी नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स में से एक ऑक्सीजन गई है। या फिर अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के हिसाब से बात करें तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहे हैं तो 20 ml ऑक्सीजन उसके साथ है, बट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रहे हैं तब भी 15 ml ऑक्सीजन उसके साथ तब भी है,
5 ml ही CO2 उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर 100 यहाँ है, अभी भी 75% ऑफ हीमोग्लोबिन इज स्टिल सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, तो 75% तो अभी भी जुड़ी हुई है। तो इसको तुम यहाँ 75% से मैच करोगे, है ना। 75% ऑक्सीजन अभी भी जुड़ी है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये जो गैप आया ना बेटा, इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन बोलते हैं, विच इज ओनली 25%। तो ये तुम्हारा नॉर्मल बेसिकली डिसोसिएशन कर्व है। इसको हम सिग्मोइड कर्व क्यों बोलते हैं, यहां से इसको जोड़ो, ये एस शेप का बन रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको हम सिग्मोइड शेप बोलते हैं। फिर आ जाओ बेटा, एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट, ठीक है। बोर्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला भाई ये तो सारी चीजें हो रही है नॉर्मल कंडीशन में, वहां तक तो ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन जा रही है, 25% ऑक्सीजन ही जाएगी। जैसे अभी तुम और मैं बैठे हुए हैं, तो 25% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दे देता है और 25% CO2 को जगह दे देता है अपने साथ। पर मान लो कोई कर रहा है बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज, बिल्कुल लगा पड़ा है बेटा, मैराथन में भाग रहा है, तुम्हारी वाली मैराथनी, वो जो रनर वाली मैराथन होती है उसमें भाग रहा है, वर्कआउट कर रहा है। अब हमारे टिश्यूज की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है, वो कह रहे हैं 25% से काम नहीं चलेगा भाई, ज्यादा दे, हमारी वर्कआउट या हमारी एक्सरसाइज तो देख कितना ज्यादा काम हो रहा है। सो इन दैट कंडीशन ये ग्राफ तुमको राइट साइड शिफ्ट होगा, और इसका नाम भी राइट शिफ्ट है, शिफ्ट टू राइट या राइट शिफ्ट। ये कब होगा, अच्छा कितना है यहाँ नंबरिंग वंबरिंग कोई नहीं पूछता, सिग्मोइड कर्व है, बस ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि अब पहले डिसोसिएशन कितना हो रहा था, देखो पहले डिसोसिएशन कितना हो रहा था, यहां पर आ जाओ, पहले डिसोसिएशन सिर्फ 25% हो रहा था, यानी कि इतना। अब डिसोसिएशन 25% से काम नहीं चलेगा, अब ये और नीचे आएगा, यानी कि तुमको हो सकता है 50% देना पड़े, हो सकता है तुमको 40% देना पड़े, 40% ऑक्सीजन निकालनी पड़े। तो ये जो ग्राफ है ये शिफ्ट हो चुका है राइट साइड, इसलिए इसको हम शिफ्ट टू राइट बोलते हैं। अब ये कंडीशन कब आएगी, तुम लोग खुद ही लगाओ। अगर हमारे सेल्स ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने कचरा गैस ज्यादा बना दिए, CO2 ज्यादा बना दिए, सो इस कंडीशन में CO2 हमारे टिश्यूज के पास, ऑब्वियसली टिश्यूज के पास ये काम हो रहा है, टिश्यूज के पास CO2 बढ़ गया है, CO2 बढ़ गया है तो H+ आयंस बढ़ गए, H+ आयंस बढ़ गए तो एसिडिटी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, pH कम हो गई है, और इसी को बेटा बोर्स इफेक्ट बोलते हैं, अपने नाम पे उन्होंने इफेक्ट का नाम दे दिया है, दैट इज बोर्स इफेक्ट। दिस वाज योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब यहां पर आओ, क्वेश्चन देख लेते हैं। Explain the mechanism of breathing showing the role of diaphragm and intercostal muscles with the help of diagrams. Can you do it? आपको यहाँ पर ब्रीदिंग बतानी है, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों की कंपैरिजन, वो टेबल बनाकर आना और डायग्राम बनाकर आना, जिसमें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर दूसरा है एक्सप्लेन द क्लोराइड शिफ्ट, तो ये क्लोराइड शिफ्ट यही एक्सप्लेन करना है, पूरा डायग्राम बनाकर आओगे। एक्सपैंड करो ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Explain या describe the mechanism of transport of carbon dioxide from tissues to lungs। तो पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, तो यहां पर जैसे हमने डायग्राम बनाकर सीखा है, यही तुमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे आएंगे? चलो एक और सुंदर से डायग्राम को देखते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ये एल्वियोलाई वाली जगह है, एल्वियोलाई में इनहेल करोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब यहाँ पर सब ना उल्टा हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो यहाँ पर आया था वो CO2 को बेटा ड्रॉप करने आया था, सो यहाँ पर जो ब्लड आया है डीऑक्सीजनेटेड आया है। तो अभी करंट सिचुएशन कैसी होगी इसके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, 25% CO2 के साथ जुड़ा हुआ है, H+ और HCO3- भी बन रहे हैं, और क्लोराइड माइनस बाहर जा रहा होगा। उल्टा हो रहा है, देखो पहले क्लोराइड माइनस अंदर आया था। एक काम करो, पहले ये समझो, फिर तुमको ये समझ में आएगा। ये टिश्यूज वाली कंडीशन है, जो डायग्राम मैंने बनाया था वही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। CO2 विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से H2CO3 बना, ये ब्रेक हो गया HCO3- और H+ में। अब HCO3- बाहर चला गया, Cl- बैलेंस करने के लिए अंदर आ गया, ठीक है। CO2 के साथ Hb और O2 जुड़ा हुआ है, O2 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, है ना, CO2 भी जुड़ गया है। सो दिस इज हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे 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 एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई में सब कुछ उल्टा हो रहा होगा, एल्वियोलाई में Cl-, अब यहाँ Cl- अंदर आ रहा था, यहाँ पर Cl- बाहर आ रहा है। बाइकार्बोनेट्स जो बाहर चले गए थे प्लाज्मा के अंदर, अब वो वापस अंदर आ रहे हैं।
अब वो वापस CO2 बना रहे हैं, क्योंकि CO2 को बाहर भी तो निकालना है गैसियस फॉर्म में। यहां तो आपने CO2 बहुत सारी आ गई, उसको तोड़ मोड़ के अलग अलग जगह बिठा दिया। फॉर एग्जाम्पल, बाराती होते हैं, मान लो बहुत सारे बाराती आ गए, उनको बारात वाली जगह पर लेकर जाना है। सबके लिए एक तरीके की गाड़ी नहीं होगी, कुछ खास होंगे, कुछ पीछे बस में आ रहे होंगे, कुछ अपनी गाड़ी से आ रहे होंगे, कुछ होंगे कि भाई बोलेंगे घर के वाले जो होते हैं, भाई तुम तो नाचते नाचते चलो, पैदल पैदल चलो, है ना, पहुंच रहे हैं हम वहां तक। तो अलग अलग तरीके से CO2 जाएगा, यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से बाराती जा रहे हैं। फिर आप सारे बाराती को यहाँ पर बाहर निकालोगे, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने उनको बिठाया, सबको बाहर निकाला जाएगा। जैसे कि हीमोग्लोबिन के साथ जो CO2 जुड़ा था वो यहां से बाहर निकल गया, हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में प्लाज्मा में घूम रहा था, अब वो बाइकार्बोनेट को फिर से तुम CO2 में चेंज करा के लंग से बाहर निकालोगे। ये बिल्कुल बोर्स इफेक्ट का ऑपोजिट होता है बेटा। यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं, है ना, बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जाते हैं, यहाँ बाइकार्बोनेट फिर से CO2 बनाता है, होल रिवर्स रिएक्शन इज हैपनिंग, और वो CO2 देखो यहाँ से बाहर चला गया। देखो फिर से देखो, Cl माइनस बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो HCO3 माइनस जो बाहर मस्ती कर रहा था वो अंदर आ गया, ये H प्लस आयंस के साथ मिल गया, फिर से H2CO3 बन गया। देखो H2CO3 से H2O निकल गया और CO2 बन गया, CO2 यहाँ से बाहर चला गया। भाई CO2 को CO2 की फॉर्म में ही तो बाहर निकालोगे, यहाँ तो ट्रांसपोर्टेशन तुम अलग अलग तरीके से कर रहे हो। इस इफेक्ट को हैल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, जो कि एल्वियोलाई में हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है बेटा बोर्स इफेक्ट का। देखो यहाँ पर बोर्स इफेक्ट में CO2 ब्लड के अंदर बढ़ गया था, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, ये टिश्यू लेवल पर होता है। हैल्डेन जो इफेक्ट है वो लंग्स लेवल पर होता है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिस्प्लेसेस CO2 फ्रॉम द ब्लड, CO2 को बाहर निकाला जाएगा, जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ऑपोजिट की जाएगी। राइट शिफ्ट हीमोग्लोबिन हैज लो एफिनिटी, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से क्वेश्चन आया था बेसिकली। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के बीच में डिफरेंस बताओ। राइट शिफ्ट क्या था, ये जो हमारा सिग्मोइड कर्व था, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा, CO2 की डिमांड बढ़ गई है, H प्लस आयंस बढ़ गए हैं, तो ये कर्व अब आपको राइट की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। तो हीमोग्लोबिन अब और भी कम एफिनिटी रख रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसको और ऑक्सीजन को त्यागना पड़ेगा क्योंकि इसको डिलीवर करना है। CO2 is now increased in these cells, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, मर जाएंगे, ऑक्सीजन दो। तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को दूर करना पड़ेगा, यानी कि अपनी एफिनिटी कम करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन अनलोडिंग ज्यादा हो रही है, पहले सिर्फ 25% हो रही थी, अब हो सकता है 40% करनी पड़ जाए, ज्यादा करनी पड़ जाए, तो ऑक्सीजन को ज्यादा दूर भेजना पड़ रहा है, अनलोडिंग हो रही है ऑक्सीजन की ज्यादा। रिलीजेस ऑक्सीजन वेरी फास्टली, एक ही बात देखो 3-4 बार लिखी हुई है, बाइंड टू ऑक्सीजन इज लेस क्विकली। लेफ्ट शिफ्ट इसका ऑपोजिट होता है, ये बेटा फीटल कंडीशन में होता है, जो बच्चे का एम्ब्रियो का फीटल कंडीशन में जो बच्चे का हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन मम्मी के ब्लड से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है। दैट इज एक्चुअली योर लेफ्ट शिफ्ट। इससे एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, बट लेफ्ट शिफ्ट में इसके अपोजिट पॉइंट्स तो लिख कर आ सकते हो। लेफ्ट शिफ्ट क्या है, लेफ्ट शिफ्ट कब होगा कि भाई 25% ऑक्सीजन भी नहीं, उस बहुत ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन है, ये लेफ्ट शिफ्ट यहां इस तरफ होगा ना, लेफ्ट शिफ्ट इस तरफ होगा, ये तुम्हारे सिलेबस में इतना है नहीं, बट ये कब होगा भाई, बहुत ऑक्सीजन है, बहुत ऑक्सीजन है, 25% भी मत दो। नॉर्मल कंडीशन में हम 25% हमें चाहिए, बट हम कह रहे हैं 25% भी मत दो, हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बहुत हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, छोड़ेगा ही नहीं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन लोडिंग इज हाई, रिलीज ऑक्सीजन लेस रेडिली, बाइंड टू ऑक्सीजन मोर क्विकली। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स। एक माउंटेन सिकनेस होती है, पहाड़ पर जाते हैं तो बेटा हमें सांस नहीं आता है अच्छे से, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। सो ऑक्सीजन की कमी के दौरान जब हम हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, इस दौरान भी बेटा बोर्स इफेक्ट फॉलो होता है, पता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, भूख नहीं लगती, उल्टी आती है, एंड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं आता है बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडेमा एंड डिप्रेशन, डिसोरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जब हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं। पहले डिसऑर्डर्स पढ़ा दूं या फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? चलो पहले रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो रेस्पिरेशन है, आप तुम तो जबरदस्ती कर नहीं रहे हो, तुम्हारी बॉडी अपने आप सारी चीज़ें संभाल रही है, यानी कि ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। जब हमने क्लास 10th में ब्रेन पढ़ा था तो हमें पता था कि पॉन्स और मेड्यूला इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं और पॉन्स के अंदर रेस्पॉन्स रेस्पिरेशन कराता है। ठीक है, तो आ जाओ,
Human beings have the ability to moderate the rate of respiration and to fulfill the demand of the tissues, but ये सारा काम कराने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC। बेटा ये मेड्यूला के अंदर होता है। क्या डायग्राम हम फिर से बनाए जो हम क्लास में बनाते थे? चलो बना लेते हैं। ये ऊपर वाला है हमारा पॉन्स और नीचे वाला है मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला के अंदर ना यहां पर ये मेड्यूला है और मेड्यूला के अंदर एक सेंटर पड़ा है जिसको हम बोलते हैं RRC। ये एक नया नया बच्चा है, इंटर्नशिप कर रहा है और ये बेटा हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। जब आप नॉर्मल सांस लेते हो, एक ब्रेथ लेते हो, तो उसमें आप 2 सेकेंड के लिए इनहेलेशन करते हो और 3 सेकेंड के लिए एक्सहेलेशन करते हो। ये नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है जो तुम और मैं अभी नॉर्मली कर रहे हैं, ठीक है। अब ये काम कराने का जिम्मेदारी किसकी है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की, जो मेड्यूला में पड़ा हुआ है। यहाँ से बेटा कुछ न्यूरॉन्स जाते हैं और वो न्यूरॉन्स हमारे लंग्स के ऊपर काम करते हैं। लंग्स में भी वो एक्सटर्नल ICM और डायफ्राम के ऊपर काम करेंगे ताकि वो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का सिग्नल दे सके। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कब करती है? जब न्यूरॉन्स का सिग्नल जाता है। कार्डिक मसल्स हटा दो, बट न्यूरॉन्स का सिग्नल जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे जा रहे हैं और इसको नॉर्मल सांस अंदर लेना और एक्सेल करना करा रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर भी बोलेंगे। मेड्यूला ऑब्लांगेटा में है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। अब आ जाओ कोई ऐसी सिचुएशन जब वर्कआउट कर रहे हो या बॉडी के अंदर CO2 बढ़ गया है। ऊपर क्या है? पॉन्स है ना, इसको पॉन्टाइन सेंटर भी बोलते हैं बेटा। पॉन्स के अंदर जो सेंटर है उसको पॉन्टाइन सेंटर भी बोलते हैं, पॉन्टाइन सेंटर। नीचे वाले को मेड्यूलरी सेंटर भी बोलते हैं। पॉन्टाइन सेंटर के अंदर इस बेवकूफ बच्चे के, बेवकूफ नहीं, नूब है बच्चा, ठीक है, कोशिश कर रहा है काम करने की, बट इसके मम्मी पापा ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर पापा हैं, पापा इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नाम गंदे हैं ना, याद नहीं होते, तो ऐसे याद रखना, पापा टैक्सी चलाते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और मम्मी जो है वो आप न्यूज में काम करती हैं, तो उसको हम बोलेंगे एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो पापा को अपने बच्चे की बड़ी चिंता है, वो देखते रहते हैं काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। Whenever there is more CO2 in your blood, ज्यादा अगर CO2 है और वो ब्लड में डिटेक्ट हो गई है, तो पापा सिग्नल देते हैं RRC को कि नालायक क्या कर रहा है, तुझे दिख नहीं रहा CO2 बढ़ गया है। जब भी CO2 बढ़ जाता है तो आपका इनहेलेशन 2 सेकेंड की जगह 1 सेकेंड का हो जाता है और आपकी जो एक ब्रेथ है टोटल वो 5 सेकेंड की थी पहले, अब वो 4 सेकेंड की हो जाती है। इसलिए तुम बहुत ऐसे तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हो। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस पापा, ये बेटा एक स्विच ऑफ करा रहा है, इंस्पिरेशन को कम करा रहा है, इंस्पिरेशन को स्लो करा रहा है, बेसिकली 2 सेकेंड से 1 सेकेंड पे ले गया। इंस्पिरेशन अगर स्लो होगी तभी आप तेज तेज सांस लोगे और CO2 को जल्दी जल्दी अपनी बॉडी से बाहर निकालोगे। हमारा टारगेट जब CO2 ज्यादा है बॉडी के अंदर तो CO2 को जल्दी से बाहर निकालना है। जो तेज तेज सांस लेते हैं उसका टारगेट ये है कि CO2 को धक्का मार के बाहर निकालो। ज्यादा ऑक्सीजन लेकर कॉम्पेंसेट नहीं करेंगे, कचरे को साफ करेंगे, ठीक है। अब ये काम हो गया, CO2 मान लो जितना भी था नॉर्मल बाहर निकल चुका है। ये जो नुकसान हुआ, CO2 ज्यादा भर गई थी, उसको हमने तेज तेज सांस लेकर बाहर करा दिया। अब पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, मम्मी अच्छी होती है, मम्मी प्यारी होती है। एपन्यूस्टिक सेंटर जो मम्मी है वो फिर से सिग्नल देती है और इसको फिर से नॉर्मल रेट पर करा देती है, ठीक है। एपन्यूस्टिक सेंटर मम्मी न्यूज में काम करती है और RRC को नॉर्मल रेट पर करा देती है। एपन्यूस्टिक सेंटर, ये जो ट्रिक्स बताई हैं ये ऐसे भी तुमको याद हो जाएगा, ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, बट अगर तुमको ट्रिक हेल्प करती है तो तुम नाम याद रख सकते हो, न्यूस्टिक, न्यूज, एपन्यूस्टिक, ठीक है। मम्मी को बोल रहे हो मम्मी आप न्यूज में काम करते हो, एपन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर नाम से समझ आ रहा है, पॉन्स में होता है। ये मॉडरेट करता है RRC के फंक्शन को। इनका बच्चा है देखो RRC, इसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। न्यूरल सिग्नल, यहां से जो न्यूरॉन्स जाएंगे वो रिड्यूस करा देते हैं इंस्पिरेशन को, 2 सेकेंड से 1 सेकेंड करा दिया और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दिया। रेस्पिरेटरी रेट जो पहले 12 से 16 बार था 1 मिनट में, वो अब ज्यादा हो गया है, ठीक है। एक एपन्यूस्टिक सेंटर भी है, वो भी तुम लिख लेना, एपन्यूस्टिक सेंटर नॉर्मल कराता है।
बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, एक और, ये तो न्यूरल सेंट्रल एरिया था बेटा, न्यूरल सिस्टम था जो काम कराता है। एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी है, यानी कि जगह जगह रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, जगह जगह एजेंट्स पड़े हुए हैं जो तलाश में हैं कि भाई कहीं से CO2 बढ़े तो उसको हम ठीक कर ले फटाफट। तो इसको हम कीमो सेंसिटिव एरिया बोलते हैं क्योंकि केमिकल्स और रिसेप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ये आपको RRC के पास ही मिलेगा। एक तो RRC के पास यहां पर भी कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं, ठीक है। तो एक तो एडजेसेंट टू RRC, एक तो आपको यहाँ रिदम सेंटर के पास मिलेगा। जब भी CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्लड में दिख जाएगी, H+ आयंस ब्लड में ज्यादा दिख जाएंगे, pH कम दिख जाएगा। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलता है, ये बेसिकली इसका दोस्त ही लगा लो तुम, है ना, दोस्त अच्छा काम कर रहा है, फैले हुए दोस्त की बड़ी सी कंपनी है, दोस्त नौकर चाकर रखे हुए हैं जगह जगह अपना काम अच्छा करने के लिए। तो जैसे ही RRC को कीमो सेंसिटिव एरिया को पता चलता है कि CO2 बढ़ गया, H+ बढ़ गया है, तो अपने साथ में बैठे हुए दोस्त को बोलता है भाई देख क्या हो रहा है, CO2 बढ़ गया, चल इंस्पिरेशन कम करा। तो ये भी क्या करेगा, रिड्यूस कराएगा, ठीक है, इंस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएगा, ज्यादा तेज तेज तुम सांस लेने लग जाओगे। रिसेप्टर्स इसके और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, एक तो पड़ा हुआ है एओर्टिक आर्च में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है उसके आर्च में पड़ा हुआ है। कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन में जा रही है, वहां पर भी इसके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। ये रिसेप्टर्स इसको फोन कर देते हैं, इसके दोस्त को, कीमो सेंसिटिव एरिया जो RRC के पास पड़ा हुआ है, कि भाई सर जी क्या हो गया कि हमने देखा है कि कैरोटिड आर्टरी में बैठे हुए हैं। एक कैरोटिड आर्टरी से फोन आएगा, एक एओर्टिड आर्ट से फोन आएगा कि सर जी देखो क्या हो गया, CO2 ज्यादा हो गया, H+ ज्यादा हो गया। तो आप अपने दोस्त को बोल दो कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दे। तो ये चेंज को रिकॉग्नाइज करेंगे और रिदम सेंटर जो है कंट्रोल कर लेगा। समझ में आई बात? ये देखो पॉन्स मेड्यूला, यहां पर आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर पापा मम्मी बैठे हुए हैं। इसको बेटा पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं, PRG भी बोलते हैं। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर मेड्यूला है, मेड्यूला के अंदर RRC बैठा हुआ है, ठीक है। RRC के भी दो नाम है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको डॉर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं। अगर तुम्हारी बुक में ये नाम दिया हुआ है तो बेटा RRC के दो नाम है, एक डॉर्सल एक वेंट्रल, जगह के हिसाब से ना, पीछे की तरफ डॉर्सल आगे की तरफ वेंट्रल, तो डॉर्सल और वेंट्रल। DRG इज नथिंग बट RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो इसने देखो यहाँ पर लंग्स को सिग्नल दिया हुआ है काम करने का, और यहाँ पर ही एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी होगा, मैंने बाहर बना दिया पर अंदर होगा, जो कि सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है। RRC इन मेड्यूला, न्यूमोटेक्सिक सेंटर, और यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, ये हम कर चुके हैं, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तुम आ जाओ अब डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो एस्थमा की बात करते हैं, एस्थमा ही है सबसे पहले। एस्थमा में सांस लेने में परेशानी होती है, और बेटा तुमको ना कंजेशन की साउंड भी आती है, एक वीजिंग साउंड, ऐसे एक, मतलब मैं कैसे बोलूँ, जब आपको बहुत ज़्यादा जुकाम होता है तो आपको फील होता है ना गले में कंजेशन है, यहाँ चेस्ट में कंजेशन है, तो आप सांस नहीं लेते हो, सोते हुए तुम्हारे भाई बहन से सोते हुए एक आवाज़ आती होगी, ऐसे करके एक आवाज़ आती होगी, दैट इज़ द वीजिंग साउंड। तो वीजिंग साउंड बड़ी कॉमन होती है एस्थमा लोगों के अंदर। इनके अंदर हो क्या जाता है, जो ब्रोंकियोल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आपके बॉडी के बेसोफिल्स जो होते हैं ना, बेसोफिल्स, इट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ये हिस्टामीन सिक्रीट करते हैं जब भी आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन एजेंट से मिलती है। मान लो तुम बहुत ज़्यादा आंधी तूफान में अगर सांस ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी के लिए एक खतरा है, एक फॉरेन पार्टिकल है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो एक बेसोफिल है वो हिस्टामीन रिलीज करते हैं। हिस्टामीन के दो काम हैं, पहला वेजोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल को डायलेट करना, और दूसरा काम है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल्स की दीवार को छोटा कर देना, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। दो चीजें कराता है हिस्टामीन। तो अब जो एस्थमिक लोग होते हैं अक्सर उनको ना किसी चीज से एलर्जी होती है और उनका एस्थमा ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स। तो अब मेरे लिए तो पॉलन ग्रेन्स नॉर्मल है, मेरे टाइम पे ये हिस्टामीन इतना ज़्यादा पागल नहीं होएगा, बट अगर कोई किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, तो इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल से मिला है, उससे बेसोफिल्स मतलब ये वाले सोल्जर्स बहुत ज़्यादा बौखला गए कि यार पॉलन ग्रेन, यार ये तो फॉरेन एजेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, हाइपर सेंसिटिव है ना, वो ज़्यादा घबरा रहा है, तो पॉलन ग्रेन अंदर आ जाएंगे, पॉलन ग्रेन को ज़्यादा खतरा मानते हुए हिस्टामीन पे हिस्टामीन रिलीज करना शुरू कर देगा। हिस्टामीन रिलीज होने की वजह से ब्रोंकियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, रास्ता छोटा हो जाएगा, ये देखो रास्ता छोटा हो गया है, एंड बंदे को सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन हो गई है,
यहाँ पर रास्ता, इन्फ्लेम क्या होता है, जहां पर ज्यादा ब्लड वेसल्स का सप्लाई हो एंड वहां पर जो ल्यूमेन है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, टिश्यूज का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, और वो ब्रोंकियोल्स का रास्ता भी देखो छोटा कर रहा है, इसलिए इसको ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन बोलेंगे। फिर है एम्फिज्मा। एम्फिज्मा कब होता है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीजों को अगर स्मोक करते हो, तो जो एल्वियोलाई की वॉल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, बीच में अलग अलग कमरे होते हैं। ये जो कमरे हैं इनकी दीवार ही टूट जाती है बेटा, ये सारी दीवार टूट जाती है। यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, अब सरफेस एरिया कम हो गया। पहले हर कमरे की दीवार से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक बड़े कमरे की दीवार रह गई है, बीच की सारी दीवारें जो है वो कोलैप्स हो गई है, तो जगह कम हो गई है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको हम एम्फिज्मा बोलते हैं। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो एल्वियोलाई की वॉल्स ही खराब हो जाती है, वॉल्स ही डिजेनरेट हो जाती हैं, एम्फिज्मा बोलेंगे इसको। फिर है बेटा ऑक्यूपेशनली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर किसी का काम ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर जहाँ माइनिंग हो रही है, जहाँ पर ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर कांच टूट रहा है, या फिर जहाँ पर ईंट बनती है, पत्थर टूटते हैं, वहाँ पर बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी लंग्स के अंदर जाते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक कोई बंदा वहीं पर काम कर रहा है, 10-12 साल हो गए हैं, तो इस कंडीशन में उसको सिलिकोसिस हो सकता है, सिलिकोसिस सिलिका से आया है कांच, एस्बेस्टोसिस हो सकता है, और न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। हर थोड़े टाइम बाद इनको चेकअप कराना चाहिए। क्या हो जाती है इनके में कंडीशन, इनकी जो ब्रोंकियोल्स है ना, ये मान लो ब्रोंकियोल्स हैं, इनके ब्रोंकियोल्स के बीच में ये ल्यूमेन है, तो यहाँ पर हर थोड़े टाइम पर रोज जा रहे हैं काम पर, रोज मिट्टी आ रही है, रोज छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, है ना, तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर वेरी एक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके में व्हाइट ब्लड सेल्स लगातार काम करते रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। फिर एक टाइम ऐसा आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यार कितना काम करें यार, रोज तू वहीं पे जा रहा है, रोज वहां पे जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं तेरे अंदर आ रहे हैं, ब्रोंकियोल्स के अंदर आ रहे हैं, मैं कितना ही बचाऊंगा। मैं यहाँ पर अब एक फाइब्रस टिश्यू बना रहा हूं, तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से रास्ता और ज्यादा छोटा हो जाता है। एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, WBCs आर रिलीज, एंड इस कंडीशन को फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, इसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ब्रोंकियाई की दीवार में तुमको फाइब्रस टिश्यू बहुत ज्यादा डिपॉजिटेड मिलेगा, द कंडीशन इज फाइब्रोसिस, जो अलग अलग बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कर ही क्यों रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाएंगे, ऑक्सीजन सेल के पास जा रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा है। एसिड बेस बैलेंस, वो जो H+ और Cl- का जो क्लोराइड शिफ्ट एंड ऑल था, वो बैलेंस भी इसकी वजह से मेंटेन होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, और ब्लड और लिम्फ का मूवमेंट भी बना रहता है बेटा इसी वजह से। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इज हेल्ड बाय ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या simple diffusion. Solubility of carbon dioxide is more, less, 50 times equal, more than, ठीक है, 20 to 25 टाइम्स मोर होती है, यहाँ 50 लिखा हुआ है तो गलत है, तो हम मोर बोलेंगे, CO2 ज्यादा सॉल्यूबल है देन ऑक्सीजन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, जो एयर तुम बाहर फेंक रहे हो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 19%, 4%, 10% या 16%? आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में बताना। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर, कमेंट्स में एल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। CO2 इज डैश टाइम्स मोर सॉल्यूबल, ये तो चलो हमने डिस्कस कर ही लिया, 20 to 25 टाइम्स। गिव अ टर्म फॉर द फॉलोइंग, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं बेटा इसको। आ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन आया एक फोटो बेस्ड कि लेबल करना है पार्ट C को, तो C वाला पार्ट ये है, यानी कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन है। Discuss its role. It is the outer covering of the alveoli and it will allow the easy passage or simple diffusion of oxygen and CO2. State the route expired air from part C to outside. बेटा C से बाहर का आपको रूट यहाँ पर बताना है, C to outside, यानी कि यहाँ पर क्या आई होगी, CO2 आई होगी। इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 45 mmHg, 40 होगा, 45 नहीं 40 mmHg CO2 है यहाँ पर। CO2 यहाँ से बाहर क्यों गई है, तो तुमको पूरा स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। पार्शियल प्रेशर इज डिफरेंट, बाहर कितना था, 0.3 mmHg, सो इट विल मूव आउट, डिफ्यूज आउट। ठीक है, पूरा ट्रांसपोर्ट बताना है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मस्ट हैव एंटर्ड इन द ब्लड कैपिलरी,
with the partial pressure of 45 mmHg. It will now cross the endothelium of the blood capillary and the basement membrane and then the alveolar membrane. Once it reaches the alveoli, because of the partial pressure difference, now it will be forced out to move और exit the alveoli again because of the pressure difference. अगर ये 2-3 नंबर का है, so you will also mention that in the lungs there is a change in pulmonary volume. The pulmonary volume will be decreased and the intrapulmonary pressure will be increased, which will enforce या which will allow this to move out. ठीक है, पूरा अपने words में explain कर देना. ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस. तो तुम ना क्वेश्चन से ही आइडिया लगाओ कि कितना आसान था. आई होप कि आपने नोट जरूर खोलकर रखे हैं इसी समझने के लिए. सो यही था इस चैप्टर के अंदर, सबसे इजी चैप्टर है. नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तुम बैच में पढ़ ही रहे हो, अब भी तुमको अगर कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में डाल देना, क्योंकि ये वाले डाउट्स मैं तुमको अगली क्लास में समझा दूंगी. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ.